हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसके पहले हमने और भी प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग कर रहे हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को, जो दोस्तों ऑफलाइन में पूछे गए हैं, जो दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले होते हैं। क्योंकि जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हों आने वाले एग्जाम्स के लिए, समझ लीजिए एक आईना का काम करते हैं कि किस तरीके से पहले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो लोग भी नए होंगे चैनल पे, पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगी। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यानी पियाजे यह कहते हैं कि जो पूर्व संक्रियात्मक बच्चे होते हैं वो याद रखने में जो है कि क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो इसका कारक उन्होंने किसको बताया है, किसको जिम्मेदार ठहराया है इसके लिए। तो पहला ऑप्शन है कि परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी कि पलट न सकें जिसको, परिवर्तित जिसको कह सकते हैं, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो देखिए, अगर उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी की बात करें तो दोस्तों ये जो है कि लास्ट स्टेज में होता है, ये होगा नहीं व्यक्तिगत कल्पित कथा, और ये भी लास्ट स्टेज की बात है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि जिसको जिन्होंने जिम्मेदार ठहराया है, तो वो ऑप्शन बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विचार की अनुत्क्रमणीयता यानी पलट ना सके। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा गया है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगा कर जानकारी को याद करना, याद रखना, एक याद करना जो है एक निगेटिव वर्ड होता है दोस्तों, ऑप्शन गलत हो जाएगा। समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, ये तो कहा था वाइगोत्स्की जी ने। अनुकूलन की प्रक्रियाएं और उपर्युक्त पुरस्कार दिए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन करना। तो देखिए, पुरस्कार दिया जाना, एक पुरस्कार जो भी है एक निगेटिव टैग वर्ड है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा जो है कि बच्चे जो है कि सीखते हैं पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, यानी जेडपीडी की बात किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर, या बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, या बच्चे की अपनी आप क्या कर सकती हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जेडपीडी यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र वह होता है बच्चे की वर्तमान विकास का क्षेत्र और सहयोग द्वारा की गई जो यानी कि सहयोग के द्वारा की जाने वाले विकास के क्षेत्र के बीच के जो अंतर होता है दोस्तों, उसे जेडपीडी कहते हैं। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, या आकलन उपकरण के मानकीकरण एक निगेटिव वर्ड है दोस्तों, ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि। तो निश्चित रूप से दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पर दिया गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, तो वहाँ पर जो आकलन में शामिल करने वाली बात है विद्यालय अध्यापिका के द्वारा, तो वो जो विद्यार्थी हैं उनके सामाजिक संस्कृति की जो पृष्ठभूमि है उनको भी आकलन में शामिल कर सकती है, यानी सम्मिलित तो होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा अंकों के साथ ये सहसंबद्ध किया जाएगा।
या विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक हों, या विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, या शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका करवाना, नकारना दोस्तों, सॉरी नकारना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, क्योंकि बात हो जा रही है यहाँ पर विद्यार्थी के अपने स्वयं के आकलन के विद्यार्थियों की भूमिका में क्या जो है कि देखा जा सकता है, यानी स्वयं के बारे में बात की जा रही है। तो विद्यार्थी जो है अध्यापक के साथ आकलन के लिए क्या कर सकते हैं, योजना बनाएंगे। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि यानी कि मूल आधार क्या है। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, या हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ऊपर रखने की आवश्यकता है और सुविधाओं को उन्हीं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, यानी कि गलत बात कहा जा रहा है। केवल यहाँ पर विशेष बच्चों की बात की जा रही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था करना लगभग प्रभावी है, तो ये भी अलग करने की बात की जा रही है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक सत्र और मानकीकृत होना चाहिए। मानकीकृत एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है, यानी बी और सी, ये बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, या मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। तो मानकीकृत एक निगेटिव वर्ड है, पहले ही कट गया। और केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, तो ये पॉइंट भी कट जाता है। यहाँ पर दिया है बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा इन दोनों में से। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है, यानी कि किसके द्वारा कर सकती है। डैश, यानी कि पहला ऑप्शन है कि अन्य बच्चा को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना, तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, या विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। तो बिल्कुल पॉइंट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि विद्यालय व्यवस्था था स्वयं उन तरीकों के बारे में क्या करना, विचार करना जिससे पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो दोस्तों अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर और लाइक जरूर निश्चित रूप से करिए, और यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है, और उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है, यानी क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है। तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, या मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है, या लड़कियों को गणित तथा विज्ञान दोनों विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, या अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, जो कि विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चों को अलग बैठाया जा रहा है, यानी विभेद किया जा रहा है। यहाँ पर लड़कों और लड़कियों में विभेद किया जा रहा है, और यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक परिवेश से आए बच्चों में विभेद किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर विभेद से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर जो है कि विधि का प्रयोग किया जा रहा है, शिक्षण विधि का। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि इनमें से कौन सी अधिगम असक्षमता वाले बच्चे की विशेषता है, यानी पढ़ने में किसको कठिनाई है, यानी पठन विकास में किसको समस्या है। तो 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में, या अन्य बच्चों को धमकाना और आक्रामक कार्य में लगे रहना, या एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, या धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई। तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी कि बी और डी में अंतर न समझ पाना, सा को वाज और वाज को सा पढ़ना,
तो ये जो है कि क्या होता है, इसमें जो है कठिनाई होती है, तो ये जो है अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल पॉजिटिव है। तो प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं, या बच्चों को अपने भाषा कौशलों की अभ्यास की आवश्यकता होती है, या जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवा कर उन्हें यह महसूस कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं और संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। यानी क्वेश्चन बिल्कुल पॉजिटिव पूछा गया है। जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, दोहराना एक जो है कि निगेटिव टैग वर्ड है और यहाँ पर केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात की जा रही है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि विभिन्न यहाँ पर बात किया जा रहा है वैकल्पिक समाधानों की, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ों की यानी विभिन्न प्रकार की समाधानों की आकलन की विधियों द्वारा आकलित किया जाता है। और जब कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होता है, तो एकमात्र केवल ये सभी जो है निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। और जब परीक्षा में अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक जो है कि सहसंबंध पर बल दिया जाता है, तो अंकों की बात यहाँ पर कर दी जा रही है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चों के निष्पादन का स्तर या बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कि बच्चों के निष्पादन का स्तर। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं, या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। ये पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है। और लड़के गणित को अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे, क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है और आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। और विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हो। तो ये पॉइंट भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, कि विद्यार्थियों की जो गलतियां होती हैं उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं, एक दिशा निर्देश देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। यानी क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा गया है, यानी कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है आपके हिसाब से। तो एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। तो ये बात गलत है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से और सबके हिसाब से। ठीक है, एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है, या एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने की इसकी असमर्थता एक प्रतिबिंब है, या एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर की कमी के कारण है। तो ये पॉइंट भी गलत है और ये पॉइंट भी गलत है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आए कि नहीं, ये हमें निश्चित रूप से बताइएगा कमेंट में, क्योंकि आने वाले प्रैक्टिस सेट में हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले बाकी हैं। और आपकी एसएसटी की क्लास भी दोस्तों बता दें तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2 क्लासेस हो चुकी हैं और तीसरी क्लास जो है दोस्तों आपको कल मिलेगी। और चैप्टर वाइज जो है कि चीज़ें कवर हो रही हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से क्लास 6 से स्टार्ट है, 7, 8 सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर तैयारी जो है कि हो जाएगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।